शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं शंखनाद। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज शंखनाद उस अपराध के खिलाफ जो उन्नाव में हुई है। उन्नाव में 2 लड़कियों की हत्या कर दी गई। हत्या किसने की ये नहीं मालूम, हत्या क्यों हुई ये भी नहीं मालूम, मगर हत्या के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर देते हैं, पुलिस को सूझ नहीं रहा कि वो क्या करे। फिलहाल महिला आयोग पूरे मामले में सक्रिय है। वहीं एससी कमीशन ने यूपी के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को जवाब तलब किया है। और मृतक बच्चियों का गांव इस वक्त छावनी में तब्दील है। हर शख्स पूछ रहा है कि आखिर ये क्यों हुआ, किसने किया, इसके पीछे का मकसद क्या रहा। उन्नाव मामले में हत्या का केस फिलहाल दर्ज हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर घर पहुंचा परिवार, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हत्या का केस फिलहाल दर्ज हो चुका है। तीसरी लड़की की हालत गंभीर है। कानपुर में उन्हें भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि उनको दिल्ली एम्स लेकर आया जाए। अब इस पर राज्य सरकार क्या फैसला करती है, ये अपने आप में देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन काफी ज्यादा गंभीर ये मामला। उन्नाव केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, परिवार की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज हो चुका है। लेकिन हत्या किसने और क्यों की, ये अब तक साफ नहीं हो सका है। हालांकि परिवार की ओर से जब हमारे संवाददाता शिवेंद्र ने परिवार के लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि हम अभी तक की जो पुलिस जांच है उससे हम संतुष्ट हैं। लेकिन सीबीआई जांच के सवाल पर भी उन लोगों की ओर से कहा गया कि मामले को अगर सीबीआई को सौंप दिया जाए तो ये बेहतर होगा। कई सारे ऐसे अनसुलझे पहलू हैं जिसका जवाब मिलना अभी तक बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस तीसरी लड़की को लेकर जो कानपुर में अपनी जिंदगी और मौत के बीच इस वक्त जूझ रही है, क्योंकि उनका बचना बेहद जरूरी है। हालांकि लगातार कोशिशें की जा रही हैं डॉक्टर्स की ओर से, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी चश्मदीद जिनकी गवाही इस पूरे मामले को सुलझाने में काफी ज्यादा मदद करेगी। वहीं गांव की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील है। इस वक्त गांव हत्या का केस दर्ज हो चुका है, जिसको लेकर लगातार क्या है पूरा मामला वो भी जरा समझिए। आपको बता दें कि कल दोपहर 3 बजे का वक्त रहा होगा जब लड़कियां पशु चारा लेने के लिए खेत में गई थी। उसी दौरान किसी ने, जैसा कि परिवार वालों की ओर से जानकारी दी गई है, उनके हाथ बांध दिया और किसी ने उन्हें जहर दे दिया। क्योंकि पीएम रिपोर्ट में शुरुआती जांच में यही निकलकर सामने आया है। 2 लड़कियों की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि तीसरी लड़की जिंदा रहती है। तुरंत आनन फानन में उनको अस्पताल में लेकर जाया जाता है। कानपुर रेफर किया गया। कानपुर में जिंदगी और मौत के बीच वो जूझ रही है। इन सबके बीच सीबीआई जांच की मांग इस वक्त परिवार कर रहा है। उन्नाव में खेत में 3 लड़कियां बेहोश मिली, 2 की मौत हो चुकी है पूरे मामले पर, जबकि तीसरी लड़की कानपुर में अपनी जिंदगी के लिए इस वक्त जंग कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जहर किसने दिया, वो कौन लोग हैं जो तीनों की तीनों बच्चियों को मारना चाहते थे। आपको बता दें इनकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, तीनों की उम्र 17 साल से कम है। अब सवाल यह है कि इसके पीछे कौन से लोग हैं। परिवार वालों ने किसी के ऊपर भी शक जाहिर करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। वहीं पूरे मामले की तफ्तीश लगातार जारी है। लेकिन परिवार के लोगों के बयान में विरोधाभास भी निकलकर सामने आ रहे हैं। पिता का कहना है कि हाथ पैर बंधे हुए थे, जबकि चाचा का इससे इनकार उनकी ओर से कहा गया है कि मां भी, उन्होंने भी कहा है कि हाथ पैर बंधे हुए नहीं थे। अब परिवार की ओर से ये विरोधाभासी बयान आखिर क्यों आ रहे हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी। लेकिन अपने आप में ये मामला बेहद गंभीर हो जाता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी में सरकार में मंत्री रहे अभिषेक मिश्रा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और साथ ही कुछ ही देर में शलभ मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन सबसे पहले अभिषेक, आपसे शुरुआत करते हुए, देखिए मामला बेहद गंभीर है। 3 लड़कियों से जुड़ा हुआ यह मामला है। लेकिन शुरुआती दौर पे ही जंगल राज है, ये है वो है। समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से ऐसा लगा कि होड़ लग गई पूरे मामले में, ये साबित करने में कि है क्या असलियत। क्या समझ में आया है इस केस में आप लोगों को? चित्रा जी, समझ में यह आया है कि उन्नाव में पहले जो घटनाएं हुई, उत्तर प्रदेश में जो बाकी घटनाएं हुई, हाथरस में जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न कोई सीख ली, न कोई सबक लिया, न उत्तर प्रदेश की पुलिस को किसी तरीके के मुस्तैदी के लिए ट्रेन किया, न कोई प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स बनाए। जो लोग क्राइम कर रहे हैं, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसे कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे चीजों को अंजाम दे रहे हैं, उनमें न सरकार का कोई भय है, न पुलिस का कोई भय है, न शासन और प्रशासन का कोई भय है। पूरी तरीके से सरकार जो है घुटने टेक चुकी है ऐसे लोगों के सामने। और आप बताएं, मैं बहुत सीधा सवाल उठाना चाहूंगा कि 2 बच्चियां जिसमें डेथ हो चुकी है, तीसरी बच्ची को क्यों एम्स नहीं ले जाया जा रहा। हम लगातार कह रहे हैं उसको इमीडिएट इलाज दीजिए, अच्छे से अच्छा इलाज दीजिए, बच्ची जाए, उसके लिए जितनी कार्रवाई की जरूरत है उसको करिए, जिससे कि हम उस बच्ची की जान बचा सकें। बिल्कुल।
इसकी सच्चाई तक पहुंच सके। अगर आप नहीं करेंगे, सरकार क्यों नहीं ले जा रही, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। ठीक है, सरकार क्यों नहीं ले जा रही? शलभमणि त्रिपाठी जैसे हमारे साथ जुड़ते हैं, सवाल का जवाब मैं उनसे लूंगी। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, लड़कियों की हत्या आखिर किसने कर दी ये किसी को मालूम नहीं है। तफ्तीश पूरे मामले में लगातार जारी है, मगर हत्या के बाद इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है समूचे उत्तर प्रदेश में। पुलिस को सूझ नहीं रहा कि वो क्या करे। महिला आयोग पूरे मामले में सक्रिय दिखाई दे रही है। वहीं एससी कमीशन ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को जवाब तलब किया है। पूरा का पूरा मामला है क्या, और इस उन्नाव वाली घटना को लेकर कैसे पूरे देश में कई सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं, उसको बताती हुई यह रिपोर्ट देखिए। ऐसा है हमारी जैसे बिटिया, हमारी बिटिया ने जो को मारी सो ये पता कही दे काली, मेरे बच्चे ने कहने मिली जाए काली। अपनी बेटी के कातिलों का पता पूछ रही है एक माँ। बताइए सीएम साहब, बताइए डीएम साहब, सुनिए माँ का सवाल, बताइए सबसे बड़े कोतवाल। उन्नाव के असोहा थाना के बाबूराहा गांव का ये वही जगह है जहां पर 3 लड़कियां कल पाई गईं और तीनों लड़कियां एक ही घर खानदान से थीं और जो दिन में चारा काटने के लिए निकली थीं और काफी वक्त तक नहीं लौटी तो घर वालों ने तलाशना शुरू किया और ये घर से करीब आधा किलोमीटर दूर ये सरसों का खेत, ये जो गांव के बाहर ही बना हुआ है, यहाँ पर ये तीनों पाई गई। 13 साल, 16 साल और 17 साल की 3 बच्चियां दोपहर 3 बजे घर से निकली। बच्चियां शाम 6 बजे तक घर नहीं पहुंची तो परिवारजनों को चिंता हुई, चिंता में तलाश हुई और तलाश खत्म हुई तो सब कुछ खत्म हो चुका था। बड़े बड़े सिर से ख्यातम रहे तो वहीम साहेब, तीनों जनी परी रहे, तरी ऊपर साहेब सिर से टूट पहुड़ा दी नहीं गई रहे। अच्छा, उसके आसपास कुछ सामान भी पड़ा हुआ था? नहीं साहेब, कुछ नहीं, जो बिटिया खुरपा हंसिया ले गई रहे, घास के ने वही कपड़ा रुपस्टा परे रहे। पिता कहते हैं कि बच्चियों को देखकर ऐसा लगा था जैसे किसी ने उन्हें मार के फेंक दिया हो। देखने में लग रहा था कि किसी ने जबरन कुछ किया। नहीं, ऐसा हमको कुछ नहीं लग जबरन किया है। ये दिखता कि मार के डाल दी गई तीनों इकट्ठे, जैसे किसी ने मार के डाल दिया है। और बाकी जब करी है तो क्या है। आनन फानन में बच्चियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 बच्चियों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि एक बच्ची की हालत गंभीर है, जिसका इलाज हैलेट अस्पताल में चल रहा है। और अभी भी हम लोग तब से उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको पूरा ऑक्सीजन दिया जा रहा है। अभी इस समय जो उसकी स्थिति है उससे ऐसा लग रहा है उसका ब्रेन का थोड़ा डैमेज हो गया है, एनोक्सिया में गई है मरीज, तो क्रिटिकली इल है, बचने की उम्मीद इस समय बहुत ज्यादा नहीं। 2 बच्चियों का पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि बच्चियों के शरीर में जहर है। जहर किस तरह का है इसकी जांच हो रही है। बच्चियों की मौत के बाद पूरा इलाका सन्न है। किसी को सूझ नहीं रहा कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, क्यों किया। पूरा गांव मृत्यु के मंडप में तब्दील हो गया है। अभी तक गांव के कुछ लोगों से हमने पूछताछ की गई है, किसी को अभी हिरासत में नहीं लिया गया है। पूरी हम लोग इसकी छानबीन कर रहे हैं। किसी और बाहरी तत्व के इन्वॉल्व होने की, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है संभावना कि क्या सारे बिंदु है, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। अभी लोगों से बयान भी किया जाना है और सब लोगों का बयान किया जाएगा। परिवारजनों के द्वारा जो चीजें क्लू और इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम आगे। उन्नाव के असोहा थाने का ये बबुरहा गांव छावनी में तब्दील हो गया है। गांव में आने जाने वाले रास्तों पर बैरिकेड लगा दिया गया है। 19 दरोगा, 70 मुख्य आरक्षी और 30 सिपाहियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। मामले की जांच के लिए 6 टीमें गठित कर दी गई हैं, ताकि गांव में किसी भी तरह से शांति कायम रहे। उन्नाव की 2 लड़कियों की हत्या के मामले में सवाल कई हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर परिवार वालों की दुश्मनी किसी से नहीं थी तो इन लड़कियों की बेदर्दी से किसने हत्या की और आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। अब सारा दारोमदार फोरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर है, जिसके बाद ही साफ होगा कि आखिरकार हत्या का तरीका क्या था और क्यों ये हत्याएं की गई। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, उन्नाव, आज तक।
अभी तक इस पूरे मामले में जो 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, लड़कियों के साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं की गई। दूसरी बड़ी बात यह है कि लड़कियों के शरीर में जहर पाया गया है। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल जो लगातार खड़े किए जा रहे हैं कि जो लड़की अभी जिंदा है अस्पताल में, जो अपनी जिंदगी के लिए कानपुर में संघर्ष कर रही है, उसको एम्स में राजधानी दिल्ली में क्यों नहीं लेकर आया जा रहा है। और इस पर बातचीत करने के लिए शलभमणि त्रिपाठी जी भी इस वक्त हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ चुके हैं। शलभ जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, मामला बेहद गंभीर है और देखिए लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से कि आखिर जो तीसरी जिंदा बच्ची है उसको अगर आप एम्स में लेकर आएंगे तो उसकी जिंदगी बच सकती है, क्योंकि उसी की गवाही के आधार पर यह साफ हो पाएगा कि आखिर इन बच्चियों की जान कैसे गई। 2 की तो मौत हो चुकी है, तीसरी तो जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है, उसको लेकर सरकार की वो गंभीरता क्यों नजर नहीं आती? नहीं, देखिए चित्रा जी, सरकार पूरी तौर पे गंभीर है और आपने देखा होगा इस घटना के बाद लगातार जितनी कार्रवाई हो सकती थी, चाहे जितनी संवेदनशीलता से हो सकती थी, वो लगातार की गई है। जहां तक प्रश्न तीसरी बच्ची को एम्स भेजने की है, तो जो डॉक्टर है कानपुर का जो सबसे बड़ा अस्पताल है, आप पता कर सकते हैं, सबसे बेहतर अस्पताल में चिकित्सा चल रही है और वहां के डॉक्टर्स का जो पैनल है उनका ये कहना है कि अभी इसको वहां पर शिफ्ट करने के लायक उसकी हालत नहीं है। जो परिवार वाले हैं उनका भी ये मानना है। अभी कुछ देर पहले उनके परिवार के लोगों ने मीडिया से बातचीत भी की और उनका कहना है कि इलाज से पूरी तौर पर संतुष्ट है और जो स्थिति जरा भी अगर थोड़ी बेहतर होती है अभी, क्योंकि वो क्रिटिकल कंडीशन में है, इस कंडीशन में उनको शिफ्ट किया जाना, उसके लिए एयरलिफ्ट किए जाने के लिए भी थोड़ा वक्त लगेगा। तो डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि अभी उनको एयरलिफ्ट किया जाना या यहां से शिफ्ट किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि वो वेंटिलेटर पे हैं। तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि उनकी कंडीशन थोड़ी सी सुधरे, थोड़ी सी बेहतर हो, तो उसके बाद उनको और बेहतर चिकित्सा के लिए हम दिल्ली भेज सकते हैं। जहां तक आप देखिए जितनी सारी बातें हैं वो आपके समक्ष आ चुकी हैं। सरकार इस पूरी घटना को लेकर गंभीर है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है उसमें किसी भी तरह की एक्सटर्नल या इंटरनल इंजरी नहीं आई है। घर वाले भी अभी तक किसी से दुश्मनी की बात नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि घर वालों को शक है, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सरकार इस पूरी घटना को बेहद गंभीरता से ले रही है। जो भी तथ्य होंगे बहुत जल्द आप सबके सामने होंगे। पूरी तौर पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पर हैं, परिवार के जो लोग हैं, परिवार के लोगों से जिस भी तरह की उनकी जो सूचना है, जो जानकारी है, उसको वेरीफाई किया जा रहा है, जो भी वो सूचना देना चाहते हैं। और परिवार के लोग अभी तक की जो जांच है उससे पूरी तौर पर संतुष्ट हैं। उनका भी ये मानना है कि पुलिस ने अपनी पूरी कार्रवाई, एक महत्वपूर्ण बात है वो भी आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि जब ये घटना हुई है तो पुलिस खुद मौके पर पहुंची है, न कि कहीं से और मालूम चला हो। पुलिस को यह पता चला कि इस तरह की कोई घटना हुई है। परिवार वाले उस वक्त तक इस तरह का मन बना रहे थे कि वो अंतिम संस्कार करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने पहुंच उनको समझाया कि नहीं, इस तरह अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। एक घटना हुई है, पोस्टमार्टम होना चाहिए, बाकायदे पोस्टमार्टम करके जांच करके अंतिम संस्कार होना चाहिए। लेकिन परिवार की ओर से पूरे मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। इस पर आप जवाब जरूर दीजिएगा। और अभिषेक मिश्रा के भी बहुत सारे सवाल है, लेकिन जल्दी से एक और रिपोर्ट अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। देखिए, पुलिस ने परिवार वालों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, मगर अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि असल में हुआ क्या था। परिवार वालों के बयान में अंतर है। कोई कह रहा है कि बच्चियों के हाथ पैर बंधे हुए थे, कोई कह रहा है हाथ पैर नहीं बंधे थे। किसी को कुछ भी नहीं मालूम कि असल में बच्चियों की हत्या हुई तो किसने की और क्यों की। बावजूद इसके बच्चियों की मौत पर सियासी संग्राम उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है। हमको कोई शंका नहीं है, हम किसी के कहीं क्या कहीं दे शायद। लड़की जब बयान देगी तभी मालूम पड़ेगा। ऐसा एक गिट्टी पाछे लगी थी, हाथ ऐसे। उन्नाव में 2 बच्चियों की मौत कैसे हुई कोई नहीं जानता, लेकिन बच्चियों के पिता कह रहे हैं कि हाथ दुपट्टे से बंधे हुए थे और दुपट्टा गले में कसा हुआ था। हाथ गर्दन नहीं, ऐसे गर्दन बताया, हाथ ऐसे रहा है, ऐसे एक गिट्टी पाछे लगी थी, हाथ ऐसे लगे। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि किसी ने जबरन मारा है? हाँ, बस इतना हमने रहे और क्या। मृतक बच्चियों की मां कह रही है कि हाथ नहीं बंधे थे, दुपट्टा गले में कस के बंधा हुआ था। हाथ वाथ गला वाला कुछ बंधा हुआ था? नहीं साहब, वही रुपट्टा लपेटे रहे, वही कसी के रहे, बिटिया ने के रुपट्टा गर्दन में कसे हुए थे। हाँ, रुपट्टा कसे रहे। जो बच्ची बच गई है उसके पिता और मृतक बच्चियों के चाचा कह रहे हैं कि बच्चियों के हाथ पैर बंधे हुए थे। फोन आया था कि मतलब खेत गई थी वो 3 बजे लमसम, तो वही 6 साढ़े 6 बजे सूचना मिली कि लोग के हाथ पैर बंधे हुए थे। बच्चियों के परिवार के ये 3 लोग अलग अलग बातें बता रहे हैं, लेकिन बच्ची की मां कह रही है कि हमें कोई परेशान नहीं कर रहा था। लेकिन सवाल तो यही है कि बच्चियों की मौत कैसे हुई। बच्ची के पिता कह रहे हैं
कि वो पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं। हमका जांच पुलिसों कर रही है, आप लोग जो करो, हमारी पुलिस मेरे साथ काम कर रही है, लगी है मेरे साथ। लेकिन बच्चियों की भाभी कह रही हैं कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। बस हम सर आप सब लोग से बस यही कह रहे हैं कि सीबीआई जांच कराई जाए, हमारी जो बिट्टी लोग हैं इनकी सीबीआई जांच कराई जाए, हमें बस जो है सर न्याय चाहिए बस। दो बच्चियों की मौत पर अलग अलग तरह के सवाल हो रहे हैं, परिवार वालों के अलग अलग तरह के बयान हैं। ये भी नहीं मालूम कि बच्चियों की मौत जहर से तो हुई, लेकिन कैसे? बच्चियों को क्या किसी ने जहर दिया? क्या बच्चियों को गला घोंटकर मारा गया? बच्चियों को किसने मारा? अंतिम सवाल के जवाब पर परिवार कहता है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। आपके गांव में किसी से दुश्मनी थी? कभी किसी को झगड़ा, कोई बात? ऐसा तो नहीं रहा, हमारे बाप बाबा में नहीं है, 3 भाई हम रहे, हमारे में को ऐसा तो नहीं रहा हमारी दुश्मनी किसी की लड़का बिटिया मार डरे जाए, ऐसी नहीं रहा। आपके कभी इससे पहले को बताया था कि कोई परेशान करता है, कोई धमकी देता है? साहेब कोई नहीं हमको परेशान करता, कोई धमकी, कोई दिक्कत कोई नहीं साहेब। साहेब हम ते लड़ाई किसी से नहीं किसी से साहेब लड़ाई नहीं, किसको हम झूठी कह दे साहेब, हम ते दुश्मनी नहीं किसी से। मतलब 2 बच्चियों की मौत पर सवालों के न जाने कितने शामियाने तने हुए हैं। किसी को कुछ नहीं मालूम कि उन्नाव के इस बुबराह गांव में हुआ क्या था, लेकिन दलित बच्चियों की मौत हुई तो सियासत के सारे शर्लक होम्स एक्टिव हो गए। अपने अपने मन से थ्योरियां गढ़ी जाने लगी। किसी ने हत्या बताया, किसी ने अत्याचार। सबके सब सीएम योगी का इस्तीफा मांगने को तैयार। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, पहले हाथरस की एक बेटी, फिर बदायूं की एक माँ और अब उन्नाव की बहनें। बीजेपी राज में कोई भी नारी सुरक्षित नहीं। बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार बीजेपी बाहर। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, केवल दलित समाज को ही नहीं, यूपी सरकार महिला सम्मान और मानवाधिकारों को भी कुचलती जा रही है। लेकिन वो याद रखे कि मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी पीड़ितों की आवाज बनकर खड़े हैं और उन्हें न्याय दिलाकर ही रहेंगे। स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया, और क्या होना बाकी है उत्तर प्रदेश में, और क्या होना है कि अजय विष्ट की सरकार का इस्तीफा मांगा जा सके और राष्ट्रपति शासन लागू हो। विपक्ष सरकार को ये कहकर घेर रहा है कि यूपी में जंगल राज है, लेकिन बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं, राम राज है। जंगल राज तो अशोक जी उस समय था जब रोज बलात्कार होते थे और कोई मुख्यमंत्री ये कहता था ये बच्चे हैं, गलती हो जाती है, हरकतें हो जाती हैं, इनको ज्यादा संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। वो था जंगल राज। इस समय तो राम राज्य जैसी सारे प्रदेश में स्थिति है, कुछ अपवादों को छोड़ करके। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये है कि जब मालूम ही नहीं है कि बच्चियों की मौत कैसे हुई, तो फिर अपने से सवाल गढ़ने का क्या अर्थ है? कानपुर से रंजय के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, उन्नाव, आज तक। पूरे मामले की तफ्तीश लगातार जारी है, लेकिन शब्दों के जरिए अलग अलग जांच करके राजनेताओं की ओर से अपनी अपनी बातें देश के सामने रख दी गई। और अभिषेक जी, इसी सवाल के साथ अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, देखिए पूरे मामले में गंभीरता सरकार बरत रही है, जैसा कि शलभमणि त्रिपाठी को आप सुन रहे थे, लेकिन इतनी जल्दबाजी इस पूरे मामले में, जब बेटियों से जुड़ा हुआ मसला हो, सियासत क्यों करने लगते हैं आप लोग? चित्रा जी, सियासत क्या की? अगर आप ये कहते हैं कि बच्चियों की मौत होगी, 2 बच्चियां बधी हुई पाई जाएंगी जो मर चुकी हैं, 1 बच्ची तड़प रही है, अपने जीवन की लड़ाई लड़ रही है, 3 बच्चियां बेहोश मिली हैं, इस पे सवाल उठाने को अगर आप सियासत कहेंगी तो कहीं ना कहीं मेरा इस शब्द से बहुत बड़ा ऐतराज होगा। यह सियासत नहीं, हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। सरकार से सवाल पूछना हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। विपक्ष के नाते हम ये पूछेंगे और सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार के पास तंत्र है, व्यवस्था है, उनको जवाब देना पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं, यही उन्नाव की घटना थी, आप याद करेंगे। इस पे सीबीआई की जांच हुई थी। अभी कुछ दिनों पहले एक और केस हुआ था, इनके एक एमएलए साहब थे जिनके खिलाफ हुआ था। उस पे सीबीआई ने, उस पे कोर्ट ने कमेंट किया कि पुलिस ने ठीक से ना तो केस लिखा, ना पुलिस ने एविडेंस ढूंढी, ना उन्होंने ठीक से प्रस्तुत किया। ये कोर्ट का कमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। सीबीआई ने 3 आईपीएस अफसरों के नाम रिपोर्ट में लिख करके माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को सबमिट किए कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इन्होंने अपना काम ठीक से किया होता तो आज हो सकता है उस बच्ची की जान बच गई होती।
आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं तो हुई। इस तरह के भारतीय उदाहरण जनता पार्टी इस शलमणि बात का जी जवाब भरे दे पड़े दे हैं कि जिस पर जो कोर्ट की ओर से टिप्पणी आ चुकी है पुराने मामलों में, तो इस पर भरोसा कैसे किया जाए कि निष्पक्ष जांच पूरे मामले में चल रही है, जो और कि जब अभिषेक CBI आरोप ने लगा रहे कमेंट किया, हैं। ठीक है, वक्त की कमी है, जल्दी से उनका चित्रा जी देखिए, जांच तो बिल्कुल निष्पक्ष चल रही है, जांच बिल्कुल निष्पक्ष चल रही है। हाँ, ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी समेत पूरा विपक्ष अपनी एक चार्जशीट पहले से लेकर बैठा है। मैं तो कह रहा हूं इतना संवेदनशील मामला है, और समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि बलात्कार हुआ है। इनको इतनी शर्म नहीं आती कि एक बहुत ही संवेदनशील मामला है, एक बहुत ही भावुक मामला है, और ऐसे में इन्होंने पहले ही चार्जशीट जारी कर दी कि हाथ पैर बंधे हुए थे, बलात्कार हुआ है। तब जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि कोई इंटरनल इंजरी नहीं है, एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, सीधे तौर पर स्पष्ट हो चुका है कहीं कोई चोट नहीं है। लेकिन चार्जशीट पहले से लेकर तैयार रहते हैं, फर्जी कहानियां पहले से लेकर तैयार रहते हैं, एक घिनौनी राजनीति पहले से लेकर तैयार होते हैं। और मुझे तो इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस तरह के मौकों का इंतजार करती है कि पहले से पूरा एक हैशटैग लेकर तैयार है, रात से हैशटैग चलाना शुरू कर दिया। आप देखिए, उन्नाव की घटना हुई है, घटना स्थल पर कोई नहीं है, घटना स्थल के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, घटना कैसे हुई कुछ नहीं पता, लेकिन हैशटैग लेके पहले से तैयार है, चार्जशीट लेकर पहले से तैयार है, जिन्होंने आरोप लेकर पहले से तैयार है। यह भी नहीं सोचते कि पीड़ित परिवार के ऊपर क्या बीतेगी। आपने कह दिया बलात्कार हुआ, समाजवादी पार्टी ने कह दिया बलात्कार हुआ, क्या उसके लिए माफी मांगेंगे? क्या इन्होंने तमाम अभी इन्होंने कहा कि बच्ची के पिताजी को जबरदस्ती उठा के ले जाएगा? चले चूंकि वक्त की कमी है, इस वजह से आप दोनों को ही रोकना पड़ रहा है। देखिए, मामला बेहद गंभीर, बेहद संवेदनशील, लड़कियों से, बच्चियों से, बेटियों से जुड़ा हुआ यह मामला है, और उम्मीद यही कि राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी राजनीति थोड़ा किनारे रखें और बच्चियों की सुरक्षा पर उस तरह की गंभीरता दिखाएं जो देश देखना और सुनना भी चाहता है। उम्मीद यही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उन्नाव की इस घटना पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। अब बात बंगाल के सियासी रण की। बंगाल में सियासी योद्धाओं का समर चल रहा है। चुनाव से पहले जोरदार शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। इसी सियासी रण में आज एक बार फिर से अमित शाह उतरे। ममता के खिलाफ वैसा ही तल्ख तेवर, वैसा ही तीखा अंदाज। अमित शाह ने आज 5वें चरण की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी भी दिखाई और अपने बयानों से यह भी बताया कि ममता का गढ़ ढहाने के लिए बीजेपी पूरी ताकत से जोर लगा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी अपने ही अंदाज में किया है पलटवार। आज बंगाल का दक्षिण 24 परगना चुनावी महाभारत का कुरुक्षेत्र कैसे बन गया, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। আমি যদি বন্ধ মাতরম বলি আমার বাড়িও বন্ধ মাতরম বলে, তোমার বাড়ি কেন বলবে না? बंगाल में अमित शाह की हुंकार। जय श्री राम का नारा तुष्टीकरण के खिलाफत का प्रतीक है और ये नारा हमारी परिवर्तन यात्रा का भी प्रतीक है। ममता परवार। टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। रोड शो में उमड़ा सैलाब। जिस तेवर के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने अपना पिछला दौरा खत्म किया था, उसी अंदाज में वो इस बार दक्षिण 24 परगना में गरजे। ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है। जो गुंडे ममता दीदी की सह पर आज छिप कर बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, जहां छिपना वो छिप जाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आपको डालेंगे। रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। हिंदू शरणार्थियों के घर पर भोजन। दक्षिण 24 परगना की गलियों में ई रिक्शा से सवारी। लोगों के दरवाजे तक जाकर मुलाकात और परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी। आज पश्चिम बंगाल का दक्षिण 24 परगना
सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया। एक और अमित शाह के परिवर्तन रथ यात्रा ने इसे भगवा कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी बाइक जनसंपर्क रैली में आवाज बुलंद किए हुए थी। एक मंच से अमित शाह गरजे तो कुछ ही देर बाद ममता की रैली में पलटवार किया गया। टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका न्याय, सबका साथ, सबका विकास। এতই যদি তোদের দিদি আর ভাতিজা বলতে হয় তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি এন্ড টেল দ্য নেম ये जय श्री राम का नारा। पश्चिम बंगाल की सियासत पूरी तरह से धर्म युद्ध में बदल चुकी है। তুমি আমাকে হিন্দু ধর্ম শেখাবে। जय श्री राम और दुर्गा से शुरू हुई जंग सरस्वती पूजा तक पहुंच गई, जिसकी गूंज आज दक्षिण 24 परगना में भी सुनाई थी। बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट में से परमिशन लेनी पड़ती है। सरस्वती पूजा बंद करा दी थी। ये तो दबाव आया भाजपा का कि दीदी सालों के बाद सरस्वती पूजन करती हुई दिखाई पड़ी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, दीदी सरस्वती पूजन कर रही है। सरस्वती पूजा नहीं होता, उन्होंने सरस्वती पूजा शुरू किया। ओके जिज्ञेस करो सरस्वती पूजा मंत्र बोल, आगे सरस्वती पूजा मंत्र बोल। दुर्गा पूजा भी ममता जी नहीं करने देता, बल दुर्गा पूजा नहीं करने देता तो 28,000 क्लब को 50,000 रुपया ऐसे मिलते। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच आर पार की जंग जारी है। मुद्दे एक जैसे हैं, लेकिन आरोप में नाम और चेहरे बदल जाते हैं। लोगों से जुड़ने का तरीका एक जैसा है, लेकिन चेहरे और पार्टी का रंग बदल जाता है। दावे एक जैसे हैं, लेकिन दावेदार बदल जाते हैं। एक के सामने अपने किले को बचाने की चुनौती है, तो दूसरे के सामने किले पर कब्जा करने का चैलेंज। दक्षिण 24 परगना से पौलमी साहा, प्रसन्नजीत साहा, सूर्या अग्नि, अनुपम मिश्रा और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे सियासत में इशारों और संदेशों की कितनी अहमियत है, यह बंगाल चुनाव में साफ तौर पर नजर आ रहा है। पहली बार पैर जमाने की कोशिश में बीजेपी बंगाल से जुड़ी हर उस पहचान को सिर माथे से लगा रही है जिस पर अभी तक ममता या लेफ्ट का दावा था। बीजेपी की इस रणनीति से ममता बनर्जी के खेमे में मची हुई है खलबली। सियासत का साल है, बैटल ऑफ बंगाल है, आमने सामने की लड़ाई है जो पश्चिम बंगाल में सड़कों तक आई है। ये तस्वीरें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का गढ़ माने जाने वाले दक्षिण 24 परगना की है, जहां अमित शाह बीजेपी के रथ पर सवार होकर गुजरे तो पूरी फिजा भगवामय हो गई। आप एक बंगाल सरकार भारतीय जनता पार्टी की बना दीजिए, जो मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर ये डबल इंजन सरकार बंगाल को सोनार बांग्ला बनाए। ऐसी सरकार बनाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा है। दक्षिण 24 परगना में आज जब अमित शाह ई रिक्शे पर सवार होकर पार्टी कार्यकर्ता के घर पहुंचे तो उनके इस अंदाज को हर कोई देखता रह गया। और इस दौरान लोगों के समर्थन की ये तस्वीरें ममता बनर्जी की आंखों में तीर की तरह चुभ रही होंगी, क्योंकि बंगाल में अमित शाह परिवर्तन रथ को हरी झंडी दिखाने के साथ साथ हर वो काम कर रहे हैं जो टीएमसी के सियासी हमलों का सिलसिलेवार जवाब है। बात चाहे भक्ति की हो, आध्यात्म की हो
बंगाली अस्मिता की हो या लोकतंत्र में जनता की ताकत की, बीजेपी हर मामले में टीएमसी पर 20 पड़ने के प्रयास में है। यही वजह है कि कोलकाता के धार्मिक भारत सेवा संघ में पूजा पाठ के साथ अमित शाह ने आज जब अपनी यात्रा शुरू की तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद करके बंगाल को आगे बढ़ाने का वादा किया। शाह के आज के दौरे की सबसे बड़ी बात रही उनका दोपहर का खाना। नारायणपुर गांव का ये परिवार कई दिनों से अमित शाह के स्वागत में जोशो खरोश से जुटा था। दलित तबके के सुब्रत विश्वास का परिवार बरसों पहले बांग्लादेश से भारत आया था। तब से वो शरणार्थी की तरह यहाँ रह रहे हैं। हिंदू शरणार्थी के घर खाना खाकर अमित शाह ने एनआरसी और सीएए के मुद्दे पर भी ममता सरकार को संदेश देने की कोशिश की, तो ममता ने भी अमित शाह पर फौरन पलटवार कर दिया। घुसपैठियों को हटाना है, रोकना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, घुसपैठिया क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा मित्रों, परिंदा भी पैर नहीं मार। আসামে অল্টারনেটিভ পাচ্ছে না বলে না তো ওখানেও হতো। এনআরসি আর এনপিআর এর নামে যে অত্যাচার করেছো এখনো মনে বেড়াচ্ছে। এনপিআর করেগা, এনআরসি করেগা, কিচ্ছু হবে না। তৃণমূল কংগ্রেস থাকতে কারো অধিকার আমরা কাটতে দেব না। अमित शाह आज गंगा सागर भी पहुंचे और कपिल मुनि के मंदिर में भी पूजा अर्चना की। गंगा सागर हिंदुओं का बड़ा ही आध्यात्मिक तीर्थ है और इसकी बड़ी मान्यता है। ऐसे में अमित शाह पैदल चल रहे हैं, आप देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। पूजा पाठ के बाद गंगा सागर की दुर्दशा को लेकर भी ममता सरकार पर उन्होंने हमला बोला। बंगाल में बीजेपी के परिवर्तन का रथ जैसे जैसे रफ्तार पकड़ रहा है, टीएमसी की चिंता बढ़ती जा रही है। बीजेपी की कोशिश यही है कि इस रथ को विधानसभा चुनाव का विजय रथ बनाया जा सके और बंगाल में इस बार कमल खिलाया जा सके। दक्षिण 24 परगना से पौलमी साहा, प्रसन्नजीत साहा, सूर्य अग्नि, अनुपम मिश्रा और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन राजनीतिक पारा पूरी तरह से पश्चिम बंगाल का चढ़ा हुआ है। इन सब के बीच बात मुर्शिदाबाद की, जहां पर रेलवे स्टेशन पर मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला हुआ। पश्चिम बंगाल सीआईडी पूरे मामले की जांच कर रही है और इस जांच के बीच राजनीति भी वहां पर बढ़ती जा रही है। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बारूदी हो चुकी सियासत की ये सबसे बदरंग तस्वीर है। कार्यकर्ताओं पर हमले और हत्याओं से रक्त रंजित हो चुकी राजनीति अब मंत्रियों पर हमले तक पहुंच गई है और मुसीबत ये है कि माननीयों पर इस जानलेवा हमले की जांच से ज्यादा इस पर सियासत जोर पकड़ रही है। जाकिर हुसैन पर कल बम से हुए हमले के बाद आज जब ममता बनर्जी मंत्री को देखने अस्पताल पहुंची तो मुर्शिदाबाद के नीमटीटा रेलवे प्लेटफॉर्म पर हुए इस हमले के लिए केंद्र को जिम्मेदार बता दिया। দেখো রেল মিনিস্টার এটুকু বলে দিল খালাস হয়ে গেল আর আমার একটা মিনিস্টার সহ আমার 26 জন সাধারণ মানুষ তারা আজকে মৃত্যুর দিকে লড়াই করছে। রেল মিনিস্টার কি জানে তাদের হাত উড়ে গেছে, তাদের পা উড়ে গেছে, তাদের মুখ ঝলসে গেছে, তাদের কি অবস্থা একবার ভেবে দেখেছে? তার স্টেশনে কি হচ্ছিল? এটা পুরোপুরি তাদের দায়িত্ব, টোটাল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের দায়িত্ব। पेट्रोल की कीमतों ने सेंचुरी लगा ली है, इसको लेकर प्रधानमंत्री भी चिंतित हैं। पहली बार उन्होंने इस पूरे मामले में बोला है। पीएम मोदी ने बढ़ती कीमतों पर यूपीए सरकार को कसूरवार ठहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर ऊर्जा आयात कम करने की कोशिश की होती तो बोझ नहीं पड़ता। हालांकि कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि तेल की कीमत बढ़ाकर बजट घाटा दूर कर रही है सरकार। I do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be burdened. पेट्रोल की कीमतों पर पीएम भी चिंतित हैं। पहली बार उन्होंने कुछ बोला है। ये सोचने के लिए कहा है कि भारत जैसे देश में तेल गैस के आयात पर निर्भरता कम करने पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया गया। पीएम ने खुद आंकड़े बताए।
कि भारत ने 2019-20 में अपनी घरेलू मांग पूरी करने के लिए 85% तेल आयात किया था, 53% गैस का आयात किया गया। क्या भारत जैसी विविधता और प्रतिभा वाले देश इस तरह से किसी पर निर्भर रह सकता है? Our government is sensitive to the concerns of the middle class. That is why India is now increasing the focus on ethanol to help farmers and consumers. पीएम ने ये कहा कि वो किसी की आलोचना नहीं करना चाहते, फिर भी इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए था कि बाहर से महंगे तेल और गैस पर हम कब तक डिपेंड रहेंगे। लेकिन एक तरह से पीएम ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर पहले की सरकारों को कटघरे में खड़ा कर दिया। अपनी बातों से विपक्ष से सवाल पूछ लिए जो पेट्रोल डीजल की कीमतों पर हमलावर हैं। लेकिन ये राजनीति अब पीएम मोदी के बयान के बाद और भड़क सकती है। विपक्ष के पास मौका भी है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों पर आग लगी है, लोग परेशान भी हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में तो नॉर्मल पेट्रोल भी 100 रुपए के पार पहुंच चुका है। अलवर में 97 रुपए में पेट्रोल बिक रहा है। दिल्ली में पेट्रोल 89 रुपए लीटर के पार हो चुका है। मुंबई में 96 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। इस एनडीए भाजपा सरकार ने इस मुल्क का पूरी तरह से दिवालिया निकाल दिया है। बजट में जो वित्तीय घाटा है वो 18 लाख करोड़ रुपया है। सरकार ने पिछले साल 34 लाख करोड़ रुपया लगभग खर्चा था और इनको राजस्व सिर्फ 15 लाख करोड़ रुपया आया है। उस वो जो गैप है उसकी भरपाई करने के लिए ये लोगों के ऊपर दमनकारी पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो थोप रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है, जो कच्चा तेल लगभग 23 रुपए प्रति लीटर भारत सरकार को मिलता है, उसके ऊपर रिफाइनरी प्रोसेसिंग का दाम जोड़ दें तो वो करीब 27 रुपए पड़ता है। वो आज 90 रुपए देश के अंदर बेचा जा रहा है। 27 रुपए की चीज के ऊपर 60 रुपए से ज्यादा टैक्स लगा के 90 रुपए दिया जा रहा है। ये तो चोर बाजारी है, ये तो लूट है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लोगों को चुभ रही हैं और सरकार के पास इस बात का कोई ठोस बचाव नहीं है कि आखिर पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों है। दिल्ली के ही उदाहरण से समझिए कि 32 रुपए के बेस प्राइस वाले पेट्रोल पर करीब 33 रुपए की एक्साइज ड्यूटी और करीब 20 रुपए का वैट मिलाकर करीब 53 रुपए टैक्स वसूला जा रहा है और इससे पेट्रोल की कीमत 89 रुपए के पार पहुंच गई। इसके बीच ही कांग्रेस इस बात पर हमलावर है कि जब मनमोहन सरकार के दौरान 2014 में क्रूड का दाम $108 प्रति बैरल था तो पेट्रोल 71 रुपए 51 पैसे लीटर मिलता था। अब जब कच्चे तेल का दाम $61 प्रति बैरल है तो पेट्रोल सेंचुरी क्यों लगा रहा है? क्यों तेल के दाम कम नहीं किए जा रहे? ये बात भी सच है कि भारत में पेट्रोल पड़ोसी देशों से सबसे महंगा है और पेट्रोल डीजल की कीमतें सबको परेशान कर रही हैं। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि मध्यम वर्ग की चिंताओं के प्रति वो संवेदनशील है, तो क्या सरकार कोई रास्ता निकालेगी? आज तक ब्यूरो। इन सबके बीच सबकी नजरें पंजाब लोकल बॉडी चुनाव के रिजल्ट पर थी। चुनाव से पहले खूब सियासत हुई। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सियासी जमीन तलाशने के लिए खुद को किसानों का हमदर्द दिखाने के लिए पूरी ताकत लगाई। अकाली दल ने एनडीए छोड़ा, लेकिन जब नतीजे आए तो पंजाब का भरोसा कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह पर दिखा। पंजाब के लोकल बॉडी इलेक्शन में मिली जीत पर लोगों ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को बधाई दी। जय जवान जय किसान के नारे लगे तो वहीं इन चुनावी नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी। देश की नंबर 1 पार्टी पंजाब के निकाय चुनाव में चौथे नंबर पर रह गई, यानी बीजेपी साफ हो गई। चुनाव के नतीजों को देखें तो नंबर 1 की पार्टी कांग्रेस, नंबर 2 की पार्टी अकाली दल है और नंबर 3 पर बड़ी जीत का सपना देख रही आम आदमी पार्टी और चौथे पायदान पर भारतीय जनता पार्टी। इस जीत को कांग्रेस ने किसानों की जीत बताया और बीजेपी की नीतियों की हार।
आंदोलन के बीच पंजाब में लोकल बॉडी इलेक्शन में जीत की व्याख्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यूं की। सारे पंजाबियों का बहुत धन्यवादी शुक्रगुजार है कि तुसी इन्ने हिम्मत नाल इन्ने प्यार नाल तुसी कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट की है। जिहड़े अज रिजल्ट आए ने, मेरा ख्याल कदे भी पंजाब यह जे रिजल्ट पहला नहीं आए किसी पार्टी को भी। ये एक बहुत छोटी हिम्मत है जिहदे करके तुसी बाहर निकले और साडी पार्टी को सपोर्ट किया। राजस्थान और महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के परिणाम को नए कानून का रेफरेंडम बताने वाली बीजेपी खामोश है, जबकि पंजाब में अपने गढ़ में ही उसे हार मिली। जिस लोकसभा सीट से सनी देओल आते हैं यानी गुरदासपुर, वहां बीजेपी खाता तक नहीं खोल सकी। अब आपको सीटों के आंकड़ों के बारे में बताते हैं। कांग्रेस ने नगर परिषद की 1815 सीटों में 1199 सीटें जीती। अकाली दल ने महज 289, आम आदमी पार्टी ने 57, तो वहीं बीजेपी को महज 38 सीटें मिली। अगर आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 350 सीटों को देखें तो कांग्रेस को 281 वार्डों में जीत मिली। अकाली दल को 33, आम आदमी पार्टी को 9, बीजेपी को 20। अगर आप जीत को प्रतिशत में देखें तो कांग्रेस ने तकरीबन 68.3% सीटें जीती, अकाली दल ने 14.87%, आम आदमी पार्टी ने 3.04%, बीजेपी ने 2.67%। दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब के किसानों का जो आक्रोश दिख रहा है, उसी आक्रोश का असर पंजाब के निकाय चुनाव में दिखा। एनडीए से अलग होकर भी अकाली दल डैमेज कंट्रोल करने में फेल रही, तो बीजेपी और कांग्रेस को कोसकर भी आम आदमी पार्टी कोई कमाल नहीं कर सकी। चुनावी नतीजों पर अकाली दल का रिएक्शन भी सुनिए। काबिले तारीफ कि साडे वर्करां ने, साडे उम्मीदवारां ने डट के इस कांग्रेस पार्टी दे जोर जबर दा मुकाबला किया, लड़ाई लड़ी। परमात्मा दी किरपा दे नाल 2022 च श्रोमणी अकाली दल दी सरकार बनन लगी है। अकाली और आम आदमी पार्टी खुद को किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द बता रही है, लेकिन छोटे चुनाव का बड़ा पैगाम यही है कि पंजाब में पहली पसंद कांग्रेस है, वही कांग्रेस जो पहले दिन से पंजाब के किसानों के साथ है। किसान आंदोलन के बीच में पंजाब में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में जिस तरीके से कांग्रेस को भारी बहुमत मिला है, उससे साफ हो गया है कि किसानों ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताया है। साथ ही अब कांग्रेस ने 2020 में एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह को फेस बनाने का दांव भी खेल दिया है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। आप देखते रहिए आज तक।